एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सोल्जर नोएल एक अन्य सोल्जर और प्लेयर नंबर 246 को देखते हैं। अब यहाँ पर जो सोल्जर नोएल है वो दूसरे सोल्जर को मार देती है जिसने प्लेयर नंबर 246 की जान बचाई थी। अब अगले सीन में हमें हाइड एंड सीक का गेम दिखाया जाता है जहां पर जो रेड टीम के मेंबर्स हैं वो अब गेम के अंदर आते हैं और अलग अलग दिशाओं में ब्लू टीम के मेंबर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो गीहून है वो भी प्लेयर नंबर 388 जिसका नाम देहू है उसे ढूंढना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे हम म्योंगजी और नामग्यू को भी देखते हैं और नामग्यू एक तरह का ड्रग्स लेता है जिससे उसको एनर्जी मिलती है जिससे वो आगे कई सारे कत्ल कर सके। अब यहाँ पे वो म्योंगजी से भी कहता है कि तुम इस ड्रग्स को ले लो, लेकिन जो म्योंगजी है वो उसे मना कर देता है इस ड्रग्स को लेने से और फिर वो दोनों अपनी टीम बनाकर ब्लू मेंबर्स को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे हम प्लेयर नंबर 120 जो कि ट्रांसजेंडर है, एक बूढ़ी लेडी जिसका प्लेयर नंबर 149 है और जुनही को देखते हैं जो कि तीनों एक साथ मिलकर एक रूम के अंदर जाते हैं। अब रूम के अंदर उन्हें एक और डोर मिलता है जिसका जो की होल होता है वो सर्कल होता है। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 120 है वो उन दोनों की चाबी देखती है जिसमें एक का जो की होल है वो सर्कल था। अब यहाँ पे बताती है कि हर डोर का जो की होल है वो अलग अलग शेप में है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है तो कोई सर्कल है। तो यानी उनके पास तीनों चाबी होनी चाहिए तो भी वो हर दरवाजे के अंदर जा सकते हैं और इन तीनों के पास अलग अलग चाबी थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो म्योंगजी और नामग्यू हैं उन्हें एक ब्लू मेंबर मिलता है जिसका वह बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं और इधर जो गीहून होता है वो भी प्लेयर नंबर 388 यानी कि देहू को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो पता नहीं कि उसे मारता नहीं है और उसे छोड़ देता है और प्लेयर नंबर 388 वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद हम एक ओझा लेडी को देखते हैं जो कि प्लेयर नंबर 40 हैं और उनके साथ कई और भी प्लेयर्स होते हैं जो उन पर भरोसा करके उनके साथ आए थे कि वो लेडी उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगी। अब दूसरे सीन में हम फिर से प्लेयर नंबर 120, 149 और प्लेयर नंबर 222 यानी कि जुनही को देखते हैं जो कि अब छिपते छिपाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे कि अचानक से जुनही का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे एक और रेड मेंबर आता है जो कि जुनही पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से प्लेयर नंबर 120 आके उसे रोक लेती है और उसके साथ हाथापाई करते जिससे उसके हाथ पे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो रेड मेंबर से चाकू छीन के वहीं पर उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनही को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी पैर में और वो दोनों लेडीज़ किसी तरह सहारा देके जुनही को एक रूम के अंदर लेके जाते हैं। अब फिर इसके बाद हम फिर से म्योंगजी और नामग्यू को देखते हैं जो कि कई लोगों को यहाँ पे मार कर बराबर कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक अंकल जी को देखते हैं जो कि एक अपने साथी के साथ होती है और वो भी अलग अलग दरवाज़ों को चेक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वो दरवाज़ा मिले जिससे वो बाहर निकल सके। अब यहाँ पर जो अंकल जी होते हैं वो एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ पर एक रेड मेंबर होता है और वो अंकल जी अपने साथी को उसी के अंदर धक्का दे देते हैं और एक रेड मेंबर की लेडी उनके साथी को बहुत बुरी तरीके से मार डालती है और फिर मार के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो अंकल जी होते हैं वो अपने साथी के गले से चाबी निकालते क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो सारे की होल है वो अलग अलग शेप के हैं। अब यहाँ पे हम फिर से उस ओझा लेडी को देखते हैं जिसके साथ बाकी लोग थे। अब वो वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जो रेड मेंबर के जो लोग हैं वो आते हैं और बाकी साथियों पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ओझा लेडी होती हैं वो किसी तरह से खुद को बचा के आगे की ओर भागती हैं। अब जब वो आगे की ओर भागी रही होती हैं वो एक ऐसे रूम में जाती हैं जहाँ पर उन्हें वो दरवाज़ा मिल जाता है जहाँ से वो बाहर निकल सकती हैं। अब यहाँ पर जब वो उस दरवाजे के पास जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास वो तीनों चाबियाँ होनी चाहिए तो ही दरवाज़ा खुल पाएगा। अब यहाँ पर वो खून से निशान बनाते हुए आगे बढ़ती हैं ताकि वो चाबियाँ भी ले सके और वो अपना रास्ता भी ना भटकें। अब यहाँ पर दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो प्लेयर नंबर 120, 149 और 222 हैं वो एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं क्योंकि जुनही को काफ़ी चोट आई हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनही का लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो
कुछ ही देर में एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अब यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो उसे संभालती हैं और उसके बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करती हैं। और जो प्लेयर नंबर 120 है वो दरवाजे के पास होती है ताकि कोई भी वहाँ पर ना आ पाए और वो उन लोगों की रक्षा कर सके। अब जब उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है तो प्लेयर नंबर 120 भी जुन्ही के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और इसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब बच्चा जन्म ले चुका था। अब जैसे ही वो तीनों शांति से बैठते हैं कि वहाँ पर एक रेड मेंबर आता है और उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर नंबर 120 है यानी कि जो ट्रांसजेंडर है वो उस प्लेयर पे हमला कर देती है, जिसके कारण जो प्लेयर नंबर 120 है उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, लेकिन वो कैसे भी करके उस इंसान को वहीं पर मार देती है। अब मारते मारते उसे वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर देखती है वो उसे वो गेट मिलता है जहाँ से वो बाहर जा सकती थी और बच सकती थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो उधर कदम रखती है उसे ध्यान आता है कि उसके पास अभी भी 2 लोग और हैं जिसे उसे बचाना है। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसके रूम में जाती है उन्हें बताने कि हाँ मुझे वो गेट मिल गया जिससे हम बाहर जा सकते हैं, कि तभी वहाँ पर म्योंगजी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर वो उस पर हमला कर देता है जिसके कारण प्लेयर नंबर 120 वहीं पर मर जाती है और यहाँ पर जुन्ही वो ओल्ड लेडी देखती ही रह जाती हैं। लेकिन म्योंगजी जो है वो उन दोनों को नहीं मारता है क्योंकि जुन्ही जो है वो उसकी वाइफ है। तो वो अपने साथी को कहता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं है और उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जुन्ही और जो ओल्ड लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और ओल्ड लेडी कहती हैं कि इसने रास्ता ढूंढ लिया था, ज़रूर वो रास्ता आस ही पास होगा। अब यहाँ पर वो उसकी चाबी लेती हैं और उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ती हैं जहाँ पर उन्हें वो दरवाज़ा मिल भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम उस ओझा लेडी को देखते हैं जो कि चाबियों को ढूंढ ही रही होती हैं कि उन्हें वो अंकल मिल जाते हैं जो कि आराम से साइड में लेटे हुए थे अपने ऊपर खून लगा के, ताकि कोई जान ना पाए कि वो मरे नहीं, अभी जिंदा हैं। अब यहाँ पे जब वो लेडी उनके पास जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो दोनों अब मिल के उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे वो गेट था, यानी अब इन दोनों को वो चाबियाँ मिल चुकी हैं। अब जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और चाबी लगाते हैं, वो जो अंकल जी हैं उस दरवाजे के अंदर दूसरे दरवाजे की तरफ प्रवेश कर जाते हैं और एक चाबी निकाल लेते हैं जिससे जो ओझा लेडी है वो उधर ना आ सके। यहाँ पर वो काफ़ी चिल्लाती है, दरवाज़ा पीटती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब यहीं पर जहाँ प्लेयर नंबर 40 यानी कि ओझा लेडी होती हैं वहीं पर एक रेड मेंबर आता है जिसका नाम मुंगी होता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ पे ओझा लेडी उसे उकसा देती हैं कि तुम डरपोक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। यहाँ पर जो मुंगी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहीं पर उस ओझा लेडी को ख़त्म कर देता है। अब दूसरी सीन में हम गीहून को भी देखते हैं जो कि अभी भी प्लेयर नंबर 388 को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने पहली बार तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। और यहाँ पर प्लेयर नंबर 388 भी बड़े ही डरे हुए अलग अलग जगह पर घूम रहा था ताकि वो जो गीहून है उससे बच सके। अब यहाँ पे रास्ते में उसे एक और रेड मेंबर मिलता है जो कि उसके पैर पे चाकू मार देता है जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि गीहून जब उसका पीछा करता है तो एक बार वो देहू के पास पहुँच भी जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। अब यहाँ पर जो देहू है वो गीहून से कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो सारे लोग मारे गए ये तुम्हारी गलती है कि जो तुमने ऐसा प्लान बनाया जिससे लोग मारे गए, तुम जानते थे कि हम सब लोग उससे नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसे कहते हुए वो अचानक से गीहून पर हमला कर देता है और गीहून अपनी जान बचाते हुए उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण जो प्लेयर नंबर 388 है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो गीहून है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो खुद को चाकू मारने वाला होता है। अब दूसरी सीन में हम यहाँ पे ओल्ड लेडी और जुन्ही को देखते हैं जो कि अब गेट को खोल के दूसरे गेट के पार जाने ही वाले होते हैं कि तभी उस ओल्ड लेडी का बेटा आ जाता है। अब यहाँ पे उसका जो बेटा होता है वो अभी तक किसी भी मेंबर को यानी कि ब्लू मेंबर को नहीं मार पाया था। अगर उसने ब्लू मेंबर को नहीं मारा तो यहाँ पर वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो ज़रूर उस लेडी को यानी कि जुन्ही को मार देगा तभी वो बाहर ही जा सकेगा। वो उस
उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज़ इस लड़की को छोड़ दो। अब यहाँ पर जो उसका बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो जैसे ही जुन्ही की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर उसकी माँ को मजबूरन उस पर हमला करना पड़ता है, और यहाँ पर उसके हमले की वजह से जो उसका बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से रोती हैं। अब यहाँ पे जो टाइम है वो भी अब ख़त्म हो जाता है, और जो सोल्जर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और उस ओल्ड लेडी के बेटे को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम गिहोन को भी देखते हैं, जो कि अब बस चाकू से खुद को ख़त्म करने वाला ही होता है कि सोल्जर वहाँ पर आते हैं और उससे एक मुक्का जड़ते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम प्लेयर नंबर 149 को, यानी कि उस ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के पास में बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा एलिमिनेट हो चुका है और गेम के खत्म होते ही पिंक सोल्जर आते हैं और उसके बेटे को गोली मार देते हैं। अब इधर हम एक रेड टीम के मेंबर को देखते हैं, जो कि पिंक सोल्जर पर हमला कर देता है और एक अन्य पिंक सोल्जर आके अपने साथी को बचाती है। अब यहाँ पर ये पिंक सोल्जर अपना मास्क हटाते हैं और हमें पता लगता है कि ये कोई सोल्जर नहीं है, बल्कि वे अल्ट्रा रिच लोग हैं जो कि इस गेम में अपना पैसा लगाते हैं, और ये लोग गेम के एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे सोल्जर बन के आए थे। अब गेम के खत्म होते ही ये वापस में अपने हॉल में चले जाते हैं। इधर जो भी प्लेयर इस गेम में पास हो गए थे वो वापस से अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम नामग्यू और म्योंगजी को देखते हैं, जहाँ पर नामग्यू बहुत परेशान था क्योंकि उसका जो लॉकेट था वो खो चुका था और उसी में उसकी गोलियां थी। अब यहाँ पर वो म्योंगजी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो गोलियां या मतलब उसका लॉकेट मिला है या नहीं, तो म्योंगजी मना कर देता है, और यहाँ पर बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके अंदर आते हैं। अब लास्ट में वो ओल्ड लेडी यानी कि प्लेयर नंबर 149 और जुन्ही रूम में आते हैं बच्चे के साथ में। अब सभी हैरान होते हैं कि यहाँ पर अब एक बच्ची भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मुंगी भी आता है, जिसके पास नामग्यू का लॉकेट होता है, लेकिन वो उसे उसका लॉकेट नहीं देता है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोल्जर नोएल है और जो प्लेयर नंबर 246 था वो पिंक ड्रेस पहन के उसके साथ आ जाता है बाकी सोल्जर्स के साथ में। अब यहाँ पर जो सोल्जर नोएल है वो प्लेयर नंबर 246 को 16 नंबर की की देती है और उससे कहती है कि तुम उस रूम में चले जाना। अब यहाँ पे जो बाकी सोल्जर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ऑपरेटिंग रूम में कुछ तो हुआ है। वो वहाँ पे डेड बॉडीज देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से सोल्जर मरे हैं, लेकिन वो यहाँ पे एक सोल्जर को चेक नहीं करते हैं जो कि 246 की ड्रेस पहना हुआ था। अब उन्हें लगता है कि ये प्लेयर नंबर 246 होगा, इसीलिए वो उसे चेक नहीं करते हैं। अब यहाँ पे उनके सीनियर को खबर दी जाती है और उनका सीनियर कहता है कि प्लेयर नंबर 16 पर नजर रखो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो प्लेयर नंबर वहाँ था और वो ही मिसिंग है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे यानी कि रूम में बाकी सारे टीम्स को कहा जाता है कि अब आप वोटिंग करें कि आपको ये गेम खेलना है या नहीं खेलना है। अब बाकी सभी प्लेयर्स वोटिंग करते हैं, लेकिन अधिकतर से ज़्यादा प्लेयर जो होते हैं वो गेम को खेलना चाहते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको नहीं खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो सभी प्लेयर्स से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो इस गेम को ना खेलें ताकि जुन्ही और उसकी बच्ची बच जाए, लेकिन यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं सुनता है और सभी लोग गेम को खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हम जुन्हो को देखते हैं जो कि कॉल पे होता है और अपने साथी वोसेक से बात कर रहा होता है। अब वोसेक यहाँ पे बताता है कि जो कैप्टन पार्क है वो सही आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं यानी जो बंदरगाह पे होते हैं उन्हें कैप्टन पार्क के बारे में कुछ नहीं पता है। उसका नाम कुछ कैप्टन पार्क की जगह कुछ और ही होता है। अब यहाँ पे वो किसी तरह उसका घर पता करते हैं और जुन्हो से कहते हैं कि वो उसके घर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो अगले सीन में हम वापस से उन प्लेयर्स के पास जाते हैं जहां पर सोल्जर आके उन सभी प्लेयर्स को खाना बांटते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना खाना भी जुन्ही को दे देती है, क्योंकि उसे खाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसे बच्चे को फीड भी कराना है और खुद का भी पेट भरना है। अब अगले सीन में हम उनके
सीनियर सोल्जर को देखते हैं जो कि बाकी सोल्जर से कह रहे थे कि जब सारे सोल्जर सो जाएंगे तो तुम सोल्जर नंबर 16 को मेरे पास ले आना। अब जैसे ही वो फोन रखते हैं वो अपने पीछे सोल्जर नोएल को देखते हैं जो कि वहां गन तान के उनके पीछे खड़ी रहती है। अब यहाँ पे वो सोल्जर से पूछते हैं कि तुम भी उसके साथ मिली हो, आखिर माजरा क्या है जो तुम लोग करना चाहते हो। अब वो यहाँ से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग के कहीं नहीं जा सकती। तो सोल्जर नोएल बताती है कि यहाँ पे सारे वीआईपीज आ चुके हैं और तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पे उन्हें कोई खतरा हो या हंगामा हो। तो यहाँ पे उसके सीनियर मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उन्हें एक चाबी देंगे जिसके सहारे वो प्लेयर यानी वो जो दोनों सोल्जर्स हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम वापस से उन प्लेयर्स के पास जाते हैं जहाँ पे जो ओल्ड लेडी है यानी कि प्लेयर नंबर 149 वो गीहून के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम ही हो जो कि जुन्ही और उस बच्चे की रक्षा कर सकते हो। यहाँ पे वो ओल्ड लेडी कहती है कि आज मैंने एक ऐसा काम किया जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, यानी उन्होंने ही अपने बच्चे पर हमला किया था। अगर वो जुन्ही को उसे मारने देते तो आज उसका बेटा उसके साथ रहता, लेकिन उसने जुन्ही और बच्चे की रक्षा के लिए उनको अपने बेटे को ही स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे वो अपनी सारी बात गीहून को बताती है और गीहून ये सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा गीहून को बुरा लगता है। और यहाँ पे वो लेडी कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह से करके इन दोनों को यहाँ से इस नर्क से बाहर निकालना ही होगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी रहती हैं वो सुसाइड कर लेती क्योंकि उनके अंदर काफ़ी गिल्ट था। और सुसाइड के बारे में जब बाकी सबको यानी गीहून और जुन्ही को पता चलता है तो वो बहुत रोते हैं क्योंकि जुन्ही को ऐसा लगता है कि उनको बचाने के चक्कर में प्लेयर नंबर 120 भी मारी गई और अब वो ओल्ड लेडी ने भी खुद सुसाइड कर लिया गिल्ट की वजह से। अब इसके बाद जो बाकी सोल्जर्स हैं वो आते हैं और कहते हैं कि अब आपको नेक्स्ट गेम खिलाया जाएगा तो आप इसके लिए तैयार रहें। इधर हम दूसरी तरफ वूसेक को देखते हैं जो कि पार्क कैप्टन है उनके घर के पास पहुंच जाता है और उनके घर के अंदर चुपके से घुस जाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे एक डॉगी मिलता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। अब चूंकि वो चेन से बंधा होता है तो वो उसे किसी तरह से बच के उसके घर के अंदर का कांच तोड़ के गेट खोलता है और यहाँ पे वो अपनी छानबीन करना शुरू करता है। छानबीन करते करते उसे एक फोटो मिलती है जिसमें कैप्टन पार्क और उस रिक्रूटर की फोटो रहती है जिस रिक्रूटर को वूसेक जानता था, यानी जिसने उसके बॉस को मारा था। अब जैसे वो फोटो लेता है उधर जो उसका कुत्ता है यानी कैप्टन पार्क का जो कुत्ता है वो उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसने अपनी जान को छुड़ा लिया था। अब वो खुद को बचाने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देता है और वो फोटो लेके वो वापस बाहर जाने ही लगता है कि वहां पर उसे डॉगी के घर के नीचे एक जगह मिलती है जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। अब वो उसके डॉग के घर को हटा के जब उस कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर पिंक सोल्जर की ड्रेस निकलती है और बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये देखकर वो जान जाता है कि वो उसी का मेंबर होगा, यानी वहां जो आइलैंड पे गेम खिलाया जाता है वो उसमें शामिल जरूर है। अब यहाँ पे तुरंत पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो कैप्टन पार्क को फोन करके सारी बात बता देते हैं। अब यहाँ पे वूसेक उन्हें कई बार समझाता है कि ये लोग एक आइलैंड पे रहते हैं और बच्चों जैसे गेम खिला के लोगों को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस होता है वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो उन्हें कहता है कि हो सकता है कि ये जो कैप्टन पार्क है उन्होंने अपनी जमा पूंजी से इतने पैसे जमाए हुए हों। और वो कैप्टन पार्क को फोन करके सारी बात बता देते हैं और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी बता देते कि जो चोर आपके घर में घुसा था वो कोई और नहीं वूसेक था। तो यहाँ पे कैप्टन पार्क को जब सब पता चल जाता है तो वो यहाँ तैयार हो जाता है उन सभी को भूनने के लिए जो कि उसके बोट में और दूसरे बोट में सवार थे। अब इसके बाद जो वूसेक होता है वो पुलिस से किसी तरह अपना फोन मांगता है कि उसे अपने लॉयर से बात करनी है और वह फोन लेते ही तेजी से भागता है और जुन्हो को कॉल करके सारी बात बताता है कि वही उस आइलैंड के एक सोल्जर का काम करता था, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब जैसे जुन्हो भी सतर्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही जुन्हो अंदर जाने वाला होता है कैप्टन पार्क अंदर के सारे सोल्जर्स को गोली मार देती है। अब इधर जो जुन्हो है वो एक एरो लेता है और अंदर जाता है और कैप्टन पार्क को मार देता है। यहाँ पर वो कैप्टन पार्क से लास्ट में पूछता है कि क्या तुम्हें वो आइलैंड पता है, तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे वो उस आइलैंड के बारे में नहीं बताता और अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर उसका एक साथी बचा हुआ रहता है यानी जुन्हो का,
वो उससे उसकी गोली को निकालता है, उसे दवा लगाता है और दूसरे दिन वो उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर हम सोल्जर नोएल और प्लेयर नंबर 246 को देखते हैं, जिनकी ड्यूटी आज बाहर आइलैंड की तरफ लगी होती है। अब यहाँ पर सीनियर सोल्जर बाकी सोल्जर से फिर से ऑपरेटिंग रूम एक बार चेक करने के लिए कहते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो इंसान 246 की ड्रेस में लेटा हुआ था वो एक्चुअली में सोल्जर नंबर 16 है। और जब ये बात सीनियर को पता लगती है तो वो समझ जाता है कि प्लेयर नंबर 246 ही सोल्जर की ड्रेस में बाहर गया है। अब यहाँ पर वो सोल्जर नोएल से वॉकी टॉकी पर कहता है कि तुम फिर से वापस आ जाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम जो अपने साथ प्लेयर लेके गई हो यानी कि 246 उसे हमारे हवाले कर दो। अब यहाँ पर वो उसे धमकी भी देता है कि मैं जानता हूँ कि प्लेयर नंबर 246 की जो बेटी है वो हॉस्पिटल में है और अगर तुम उसे वापस नहीं लाई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब ये बात सुनकर सोल्जर नोएल वापस उस आइलैंड पर जाती है और प्लेयर नंबर 246 से कहते कि तुम यहाँ से जाओ और अपनी बेटी से मिलो क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब यहाँ पे जो प्लेयर नंबर 246 वो वहां से निकल जाता है और यहाँ पे सोल्जर नोएल को नहीं पता है कि उस बोट में एक मशीन लगी है जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीनियर सोल्जर उन्हें पता लगता है कि वापस से वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सोल्जर नोएल वापस आ रही है। अब इसके बाद हम दूसरे सीन में गेम पर जाते हैं जब उन्हें एक और गेम खिलाई जाती है और इस गेम का नाम था जंपिंग रोप। अब जंपिंग रोप में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ एक डॉल्स के स्टैचू खड़े रहते हैं जो कि उनके हाथ में रस्सी होती है और वो रस्सी बार बार घूम रही होती है। अब उन्हें रस्सी कूद के एक ब्रिज से होकर जाना था और ये ब्रिज काफी पतली थी और जो ब्रिज था वो बीच में हल्का टूटा हुआ भी था और उन्हें कूद के वो पार भी करना था और रस्सी भी कूदनी रहनी थी। अगर वो रस्सी नहीं कूदेंगे तो रस्सी से फंसकर सीधे नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पे शुरुआत में कोई भी प्लेयर उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं था कि सबसे पहले उस ब्रिज पर कौन जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लेयर होता है मुंगी जो कि नामग्यू के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका जो लॉकेट है वो उसके पास है। अब यहाँ पर नामग्यू हड़बड़ा जाता है और उससे वो लॉकेट मांगता है, लेकिन मुंगी जो होता है वो उस लॉकेट को उस ब्रिज पर फेंक देता है और नामग्यू उस लॉकेट को लेने के लिए उस ब्रिज पर कूद कूद के वहां पे जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस लॉकेट को खोलता है उसे पता लगता है कि उसके अंदर कोई गोली नहीं है और फिर वो रस्सी कूद नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सीधे नीचे जाके गिरता है और मर जाता है। अब यहाँ से सब लोग काफी ज्यादा हक्की बक्की रह जाते हैं। अब इसके बाद हम गीहोन और जुन्ही को देखते हैं जहाँ पे गीहोन उससे बात कर रहा था कि मैं सबसे पहले यहाँ से जाऊंगा और इसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी होती है जिसमें हमें पता लगता है कि जो वो छोटी बच्ची है उसे भी गेम के अंदर शामिल कर लिया गया है और ये फ्रंटमैन और जो बाकी वहाँ अल्ट्रा रिच लोग बैठे थे वो लोग ये तय करते हैं कि इस बच्ची को अगर हम इस गेम के अंदर लाएंगे तो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और जब ये अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पे जो गीहोन है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि इस प्लेयर इसे क्यों शामिल किया गया है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट के अनुसार अगर कोई भी प्लेयर या इंसान अगर दूसरी साइड नहीं पहुंचेगा तो उसे यहाँ पे गोली मार दी जाएगी। अब ये सुन के गीहोन और जुन्ही जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम इस बच्चे को अब दूसरे साइड कैसे ले जाएं। अब यहाँ पे जुन्ही तो जा नहीं सकती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है, तो यहाँ पे गीहोन डिसाइड करता है कि वो इस बच्ची को दूसरे साइड लेके जाएगा। अब यहाँ पे जो जुन्ही है और गीहोन अपना अपना ऊपर का जैकेट उतारते हैं और गीहोन उसे अपने पास चिपका के बांध देता है ताकि वो गिरे नहीं। और यहाँ पे वो दूसरी बार जाता है उस ब्रिज को पार करने के लिए क्योंकि पहले नामग्यू गया हुआ था। अब यहाँ पे सब काफी ज्यादा डरे हुए रहते क्योंकि बच्चे को लेके कोई कैसे से पार कर सकता है। वो डर के मारे धीरे 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 जाता है और कई बार ऐसी जगह होता है जहाँ वो गिरने वाला ही होता है। अब वो किसी तरह इस ब्रिज को पार करता है और इसके बाद धीरे धीरे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी इसे पार करने लगते हैं।
अब यहाँ पर जुन्हो उस जगह का मुआयना करता है और उसे पता लग जाता है कि जिस जगह पर उसके भाई ने उसे गोली मारी थी यह वही आइलैंड है और उसके आसपास के ही आइलैंड पर स्क्विड गेम खिलाया जा रहा होगा। अब दूसरी तरफ हम वापस उस गेम पर आते हैं जहां पर बाकी सभी प्लेयर्स उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक और प्लेयर इस ब्रिज को पार कर लेता है और उसके बाद वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि जल्दी जल्दी आओ, और वो उनका हाथ पकड़ के दूसरी तरफ लाने वाला था। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि वो एक्चुअली में वो जो प्लेयर था वो हाथ पकड़ के उन्हें दूसरी तरफ लाने के बजाय उसे धक्का दे देता है और नीचे गिरा देता है। और इसके बाद होता है कि जो बाकी सभी प्लेयर्स उसके पीछे थे वो डर जाते क्योंकि उन्हें पक्का पता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे उसने अपने साथी को धक्का दिया है वैसे ही मुझे धक्का दे देगा और हम सभी नीचे गिर जाएंगे और उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप इसके आगे के एपिसोड को चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 4 ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।